नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में। क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए। जितने भी आज केसेस हो रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी हैं कोर्ट के अंदर, ये सभी केसेस एट द एंड ऑफ द डे इसी वजह से डल रहे हैं क्योंकि जो है महिलाओं को खर्चा चाहिए। जो भी महिलाएं बहनें इसे देख रही हैं वो अपने आप इस चीज को रियलाइज करें कि भाई मैं कोर्ट में क्यों गई हूं। वास्तविकता है कि आपको केवल पैसा चाहिए, तो हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि वो पैसा हमें किस तरह से मिले या हम किस तरह से उस पैसे को दे, कितने जल्दी से जल्दी कितने समय में मिले, और चाहे आपका चाहे आपके हस्बैंड का या वाइसे वर्सा आपका किसी भी प्रकार का हरेसमेंट ना हो क्या रहा है। जिस तरह से केसेस चले आ रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, हरेसमेंट ज्यादा होने लगा है मैट्रिमोनियल मैटर्स में रादर देन किसी भी प्रकार का सोल्यूशन। एंड सैडली बट ट्रू, कोर्ट्स कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि जहां पर वकील साहब हैं दूसरे वाले, दोनों साइड के वकील साहब कोई भी हो सकते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे मैटर को डिले किया जाए। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो स्ट्रैटेजीज, वो चीजें शेयर करने जा रहा हूं जिनके आधार पर अगर आप एक पत्नी है तो पत्नी को किस तरह से जल्दी मेंटेनेंस लेना है और पति जो है उनको जो है किस तरीके से मेंटेनेंस देना है या देने से बचना है। 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब ये विभिन्न तरह के केसेस पहुंचे कि भाई मेंटेनेंस में जानबूझकर डिले की जाती है, मेंटेनेंस टाइम पर नहीं दिया जाता, वाइफ को बहुत ज्यादा जो है वाइफ को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा 2020 में नवंबर 20 में ये जजमेंट आई थी जिसमें जो है मेंटेनेंस के मैटर को करीब 150-200 पेजेस में बहुत ही सुंदरता से एक्सप्लेन किया। उसमें जो है कंपल्सरी कर दिया समथिंग कॉल्ड एज इनकम एंड एसेट एफिडेविट। उसमें कहा कि किस किस तरीके से जो है लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है, कैसे वो दिया जाना चाहिए, कब से वो दिया जाना चाहिए, दिया जाना भी चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट में बताया। उस जजमेंट के बाद पूरे देश में सभी परिवार न्यायालयों को आदेश दे दिया गया कि कंपल्सरी है इनकम एसेट एफिडेविट दाखिल करना। हर कोई महिला, हर कोई वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का ऑपोजिट पार्टी से खर्चा मांग रहा है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, कंपल्सरी है कि आप अपना आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र, अपना इनकम एक्सपेंडिचर एसेट लायबिलिटी शपथ पत्र आप दाखिल करेंगे ही करेंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर मेंटेनेंस चाहिए, एक्सप्लेन क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए। इसी के रिवर्ट में जिसको मेंटेनेंस देना है, जिससे मांगा जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि परिवार न्यायालय या वो न्यायालय जिसके समक्ष मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आई है, ऑपोजिट पार्टी को केवल 2 अपॉर्चुनिटीज देगा अपना आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए। अगर जानबूझकर डिले किया जा रहा है तो आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीड करेंगे, उनका राइट टू डिफेंस भी क्लोज कर सकते हैं। आप जो है उसमें जो एट मेरिट्स दिख रहा है वो उस हिसाब से आप मेंटेनेंस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कब? तब जब जो है इनकम एसेट एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है लड़की के द्वारा या जो भी मेंटेनेंस मांग रहा है उसके द्वारा। इनकम एसेट एफिडेविट दाखिल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है उठा के जो सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश नेहा ने फॉर्म दिया है, जो एसेट लायबिलिटी फॉर्म का फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में आप जो है दाखिल कर देंगे, केवल वो दाखिल करना नहीं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू आर आस्किंग फॉर एंड इफ यू आर क्लेमिंग, उसका आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करती, डेविड में कहना है कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करती, अगर आप करते हैं तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी है 3 साल की, बैंक स्टेटमेंट दिखानी है आपने 3 साल की, सभी बैंकों की स्टेटमेंट देनी है। सो इस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने मांगा है, जो जो आप क्लेम कर रहे हैं, उसमें इनकम एसेट एफिडेविट में आपने कहना है।
इसके बाद जो दो तीन चीजें मेन मुख्य मैं शेयर करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश नेहा में कहा, वो कहा कि एक इशू है मल्टीपल उसका ओवरलैपिंग लॉज का। जैसे कि मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस जो है डीवी एक्ट में भी मांगा जा सकता है सेक्शन 20 के अंदर, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मांगा जा सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मांगा जा सकता है, सेक्शन 125 जो कि अब 144 BNSS है उसमें भी मांगा जा सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 36 के अंदर भी मांगा जा सकता है। तो क्या अगर मल्टीपल जगह पे वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है या जो भी मेंटेनेंस मांग रहा है, तो क्या मल्टीपल जगह पे मेंटेनेंस मांग सकते हैं? क्या मल्टीपल जगह से मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहे हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि आप मांगने को तो सब जगह मांग लो, लेकिन मिलेगा केवल एक जगह। आपको यह देखना है, कोर्ट के लिए कहा गया, आपको यह देखना है कि अब जो मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, मान लीजिए किसी और केस में ऑलरेडी मेंटेनेंस अलाउ हो चुका, फर्ज कीजिए 20,000 रुपए महीना मेंटेनेंस अलाउ हो चुका, तो क्या दूसरे केस में 125 में अगर अलाउ हो गया और घरेलू हिंसा में भी एप्लीकेशन लगा दी गई मेंटेनेंस की, तो क्या मेंटेनेंस अलाउ हो जाना चाहिए घरेलू हिंसा में? तो कोर्ट कहता है अगर अलाउ भी हो गया देन वो जो पहले का 20,000 रुपए मिल रहा है वो कंसिडर किया जाएगा। और वो अगर मान लीजिए ज्यादा 25,000 कर दिया मान लीजिए घरेलू हिंसा में, तो वो 5,000 रुपए आपको बताना पड़ेगा जो मेंटेनेंस सीख कर रहा है उसे कि आपको क्यों चाहिए एक्स्ट्रा, और आपका ये जो 20,000 रुपए ये एडजस्ट होके आपको 25,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो आपको एडजस्ट होना ही होना है। ये नहीं कि वहां 25,000 का हो गया और यहाँ 20,000 रुपए क्या हो गया, आपने जो है 45,000 रुपए महीना क्लेम करना शुरू कर दिया या 45,000 रुपए महीना लेना शुरू कर दिया। रजनीश नेहा से पहले यही हो रहा था कि 3,000 एक जगह ले लिया, 5,000 एक जगह ले लिया, उठा के 8,000 रुपए का क्लेम आपने कर दिया, नहीं मिला तो एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया कि जी जेल भिजवा दीजिए। अब बात आती है कि ये मेंटेनेंस अगर अलाउ हो जाता है किसी भी एक में, तो वो मेंटेनेंस देना कब से है? एज अ स्ट्रैटेजी क्या देखा गया है कि हस्बैंड्स जनरली मेंटेनेंस डिले करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनके वकील साहब उन्हें ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है और पुरानी हो चुकी है। जिस दिन आपको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन का पता चल जाए, आप एज सून एज पॉसिबल उस कोर्ट में अपीयर होइए। अपीयर होने के बाद आप ये देखिए कि क्या वाइफ ने इनकम एसेट एफिडेविट लगाया है कि नहीं लगाया है, लगाया है तो क्या प्रॉपर लगाया है, विद डॉक्यूमेंट्स लगाया है। अगर विद डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है तो आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए या कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, हवा में नहीं होनी चाहिए बात। प्लीज नोट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड, अगर कोई भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, इनकम एसेट एफिडेविट इनकम्प्लीट है, आप जो है कोर्ट में ये मत कहिए कि जो है इनकम्प्लीट है। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दीजिए प्रॉपर कि जी इन्होंने ये इनकम एसेट एफिडेविट दाखिल किया है, उस इनकम एसेट एफिडेविट के साथ ये डॉक्यूमेंट नहीं लगवाए हैं। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते तब तक जो है जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जिससे कि जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इनकम एसेट एफिडेविट फाइल करने के लिए रिस्पोंडेंट को, वो चीज नलीफाई हो जाती है। अनलेस द वाइफ फाइल्स द और द person claiming maintenance files the complete income asset affidavit with document, the court cannot push you to file documents your income asset affidavit. Hence under any circumstances अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, आपको जो है एक एप्लीकेशन लगानी है, प्रॉपर रिकॉर्ड पे होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन की जो है इन्होंने कागज पूरे नहीं किए। अब जब कागज पूरे आ जाए, आपने ये देखना है कि वाइफ कितना मेंटेनेंस मांग रही है। सो एक होता है इंटरिम मेंटेनेंस, एक होता है परमानेंट मेंटेनेंस। इंटरिम जो कि जब तक केस चले तब तक देने के लिए, हर केस में, चाहे वो डीवी हो, चाहे 144 हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 हो या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हो, सब में जो है इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन है। अब इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर विदाउट फेल आपने डिसाइड करनी है। 4 से 6 महीने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे जानबूझकर डिले करें कि जी मैं 6 महीने बाद दूंगा मेंटेनेंस। नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इन फैक्ट व्हाट यू शुड डू इज
अगर मान लीजिए आपको पता है भाई, जब आप लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे तो हर पति को हर पत्नी को यह पता है कि घर में कितना खर्चा होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में रहते हैं और एक मिड इनकम ग्रुप वाला लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, तो नो इफ नो बट कम से कम और 2 बच्चे हैं आपके, तो लाख रुपए 1 लाख रुपए का मोटा मोटा खर्चा फैमिली का है। उस 1 लाख रुपए में अगर जो है आप ये देखते हैं तो बच्चों की स्कूल फीस कितनी है, इंटरनेट, खाना, राशन, दूध, पानी, चीनी, ये सब कुछ अगर आप मिला के देखते हैं तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड इट अकॉर्डिंगली, और हम देखते हैं कि जी 50,000 रुपए महीना हमारा घर का खर्चा आता है या 60,000 रुपए महीना घर का खर्चा आता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब उस 60,000 रुपए का आप क्या करें, आप ये निकाल लें कि किस किस जगह में किस किस हेड में खर्चा हो रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि आज आपकी पत्नी बच्चों सहित या केवल अगर पत्नी है वो जो है अलग रहने लगी है और उसके लिए 20,000 रुपए महीना बहुत है, 15,000 रुपए महीना बहुत है, ये तब मैं कह रहा हूं अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है। अगर जो है 10-15,000 रुपए आपको लगता है इज मोर देन सफिशिएंट, आप जो एक एप्लीकेशन दे दो कोर्ट में और कोर्ट में ये कह दो कि साहब इसने इंटरिम में जो है 50,000 रुपए मांगा है या 30,000 रुपए मांगा है, वो डिसाइड होता रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी भी दुख में रहे। मेरा निवेदन ये है कि इनके इनकम एसेट एफिडेविट को देखते हुए, इनके इनकम एसेट एफिडेविट को देखते हुए मैं तो जब दाखिल करूंगा मैं प्रपोज कर रहा हूं कि मैं 15,000 रुपए महीना इन्हें दे देता हूं या 20,000 रुपए महीना मैं इन्हें दे देता हूं, वॉटेवर जो आपकी इच्छा हो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मान लीजिए जब भी केस फाइनली डिसाइड होगा तब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं आएगा खर्चा देने का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए 2 साल बाद केस डिसाइड होता है कि आपको फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रजनेश न्याय में कह रहा है कि जिस दिन डेट फाइल किया गया उस दिन से आपको मेंटेनेंस देना होगा। तो अगर मान लीजिए 2 साल बाद डिसाइड होता है कि आप 25,000 रुपए देंगे और आप वॉलेंटरली 15,000 रुपए या 20,000 रुपए देते आ रहे, तो आपको सिर्फ वो गैप देना पड़ेगा रादर देन पेइंग दैट होल अमाउंट इन एंटायरिटी। और इसका सबसे बड़ा एक और फायदा भी है, वो मैं शेयर करूंगा। होता क्या है, 87-88% ऑफ द मैट्रिमोनियल केसेस सेटल इन दी कोर्ट और मे बी आउटसाइड द कोर्ट फाइल होने के बाद। तो ये जो सेटलमेंट जनरली होता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर आप पहले दिन से मेंटेनेंस दे रहे हैं या पहले दिन से आप पैसा दे रहे हैं which may or may not be sufficient for your wife and for children, it is a very high possibility that सामने वाला इसमें सेटलमेंट के लिए आ जाए। इस पे हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें नहीं साहब अगर मैं उसे पहले दिन से पैसा दे रहा हूं तो बिल्कुल भी नहीं करने की सेटलमेंट। बिल्कुल आपकी सही बात है, पॉसिबिलिटी है कि वो सेटलमेंट ना करे, लेकिन क्या आप उसे उतना पैसा दे रहे हैं जितना पैसा वो आपके साथ रहते हुए खर्च करती थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कर लीजिएगा अपने आप। बहरहाल आपको मेंटेनेंस जो है खुद से प्रपोज करके एज सून एज पॉसिबल आपने देना शुरू कर देना है। अब बात आ जाती है कि क्या ये जो मेंटेनेंस है हमें कितना देना है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोर्ट जब भी डिसाइड करेगी बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं तो क्या करेगी, कोर्ट 1/3 तक डिसाइड कर देगी आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का 1/3 तक डिसाइड कर देगी। अगर जो है बच्चे भी हैं तो आधा तक भी डिसाइड कर सकती है कोर्ट आपकी इनकम का। तो हमें जो है ये डिसाइड करना कि जो कितना मेंटेनेंस बंधेगा कितना नहीं बंधेगा, कोर्ट का मैंने बता दिया। कोर्ट आपकी आधी सैलरी आपकी आधी इनकम तक का कर सकती है, लेकिन वो डिसाइड होता है इनकम एसेट एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कि जो है कितना मेंटेनेंस आपने देना है। रजनेश नेहा के बाद जो है पारुल त्यागी, गौरव त्यागी आई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की 2023 की जजमेंट है, उसमें भी क्लियर ये कह दिया गया है कि इनकम एसेट एफिडेविट के बिना कोई भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगेन घूम फिर के वही बात आ जाती है कि क्या हमें मेंटेनेंस तुरंत देना है या नहीं देना। तो इस पे मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो गांठ बांध ले कि जैसे ही मेंटेनेंस का केस आपके अगेंस्ट बंध जाए, इनकम एसेट एफिडेविट विद डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपने विदाउट फेल इमीडिएटली खुद से वॉलंटियर करके आप मेंटेनेंस देना शुरू करें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी वाइफ काम करती है
उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई मेजर डिफरेंस है सैलरीज में, अगर कोई मेजर डिफरेंस है इनकम में, तभी केवल फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या कोई खर्चा देना है कि नहीं देना। दैट इज वन। सेकंड, अगर जो है बच्चे हैं और वाइफ वर्किंग है तो कहीं से कहीं तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केवल हस्बैंड की। तब जो है जो भी बच्चों का स्कूलिंग का या बच्चों का खर्चा होगा वो खर्चा आधा आधा होगा। तो वो भी आपने ध्यान रखना है अपने मेंटेनेंस को कैलकुलेट करते समय। ये कहना कि मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, मैं इवेड करना चाहता हूं या मैं डिले करना चाहता हूं, ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक वाइफ का मेंटेनेंस पाने का अधिकार है एज पर लॉ। देन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है कि यू आर मॉरली एंड एथिकली बाउंड एंड लीगली बाउंड टू पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ एंड फॉर योर चिल्ड्रन। जितना जल्दी हो सके आप जो है अपने मेंटेनेंस के केस में अगर देना बनता है तो आप जो है इंटरिम मेंटेनेंस देना शुरू करें, या अपने आप आगे बढ़ के प्रपोज कर दें कि जो है मैं इतना मेंटेनेंस देना चाहता हूं, सो दैट आपको जो है बाद में जब वो बैलेंस आउट हो आपको ज्यादा जोर ना पड़े। दूसरी चीज कि सर मेंटेनेंस तो बनता ही नहीं मेरी वाइफ का क्योंकि मेरी वाइफ वर्किंग है, देन उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपने विदाउट एनी फेल आपने 100% जोर जो अपना लगाना है वो टू सीक दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ वाइफ में लगाना है। उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मंगाने ही मंगाने, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस वेरी क्विकली शेयर करूंगा। हमारे सामने एक केस आया जिसमें जो वाइफ है उस वाइफ ने पढ़ी लिखी है, वर्किंग है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है उसका जॉब से रिलेटेड, क्योंकि दो चीजों में से एक चीज है वो कर रही है, या तो उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है, डॉक्यूमेंटेड आइडेंटिटी चेंज कर ली है, या वो जो है जो भी कुछ काम कर रही है वो सारा का सारा कैश में काम कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे मैनेज करेंगे? ऐसी परिस्थितियों को मैनेज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप जो है या तो किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लें उनका बैकग्राउंड चेक कराने के लिए, या फिर फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जो है इंटरनेट की सोशल मीडिया की मदद लें। जो भी आपकी वाइफ को जानता है, जो भी लड़की को जानता है, उसके बारे में कोई उसके दोस्त यार बहुत सारे होते हैं, रिश्तेदार दोस्त यार बहुत सारे होते हैं जो खार खाए बैठे होते हैं, वही बता देंगे आपको कि नहीं जी ये तो ये करती है। तो ऐसे हेल्प लेने की कोशिश करें। हमने काफी सारे केसेस में ये किया है और हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिली है। नटशेल ये है, when it comes to maintenance, please do not delay the maintenance if you think कि हाँ मेंटेनेंस तो मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को देना बनता है। आशा करता हूं ये जो वीडियो है आप इसे अपने बेस्ट ऑफ द वे में यूटिलाइज करें। इन स्ट्रैटेजीज को अगर आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सारे ज्यादातर वकील साहब जो है ये करते हैं कि नहीं जी हम डिले करवा देंगे, हम कम से कम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवाएंगे। आप और आपकी पत्नी जानते हैं कि जो है हमारे घर में कितना खर्चा होता था, उसके अकॉर्डिंगली जब तक आपका डिवोर्स ना हो जाए, जब तक सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक एटलीस्ट कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आप देना शुरू करें। गलत हरकतों में कीजिए, माँ बाप का मेंटेनेंस का मुकदमा डलवा दो माँ बाप से एक, जिससे कि आपका मेंटेनेंस कम हो जाए, या कुछ लोन ले लो। इस तरह की चीजें ना करें। कोर्ट अब सारी चीजें समझती है एंड अकॉर्डिंगली उसको आपकी इनकम में ही एंड इनकम के कैपेबिलिटीज टू स्पेंड में आपका वो डाल देगी, जिससे आपको उल्टा नुकसान होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।